एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सी टेट सीरीज। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को, यानी व्यक्तित्व का आकलन। पर्सनालिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज सब मैंने अलग अलग इस चैनल पर डिस्कस की हुई हैं। ट्रेट थ्योरीज, टाइप थ्योरीज, साइकोडायनेमिक थ्योरी, सभी को मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है सेपरेट वीडियोस में। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट जो है इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप पर्सनालिटी से रिलेटेड और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक चेक कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले तो देखिए पर्सनालिटी असेसमेंट है क्या। इट इंक्लूड्स एनी टेक्निक that is used to describe or make inferences about the characteristic traits of one's personality। तो जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुणों को बताने की कोशिश करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली, तो वो होता है उसके व्यक्तित्व का आकलन, यानी पर्सनालिटी असेसमेंट। अब हम असेसमेंट क्यों कह रहे हैं, मेजरमेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मेजरमेंट या मापन जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म। मेजरमेंट जो है या मापन हमेशा क्वांटिटेटिव किया जाता है, यानी कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। जबकि हम जब असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट में आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव। तो देखिए मेजरमेंट जब हम पर्सनालिटी का करेंगे तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पर्सनालिटी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक अमूर्त और एक बहुत ही जटिल संकल्पना है। अगर हम पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो पर्सनालिटी के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो किसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा है, इसके अलावा उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो इमोशनली कैसा है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स को आपकी पर्सनालिटी इंक्लूड करती है। तो एक व्यक्तित्व के बारे में जब हम बताने की कोशिश करेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी तरह की चीजें प्रेजेंट है, उसका इमोशनल, फिजिकल और उसका इंटेलेक्चुअल, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब मिलाकर पर्सनालिटी बनाती है या किसी के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो इसीलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसका कंटेंट क्योंकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो जब हम मेजरमेंट करेंगे पर्सनालिटी का तो हम किस चीज को मेजर करें, ये क्लियर नहीं होता है साइकोलॉजिस्ट को। इसके अलावा एक और जो हमें दिक्कत यहां सामने आती है वो ये कि पर्सनालिटी जो है वो डायनेमिक है। ठीक है, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटिक नहीं है। डायनेमिक कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, या आप कह सकते हैं इंप्रूव होती रहती है। फिर बात करते हैं कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट स्केल या कोई रिलायबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? किसी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी हेल्प से आप किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। लेकिन पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिससे हम पर्सनालिटी को मेजर कर सकें, क्योंकि इसका कंटेंट क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप किस चीज को मेजर करें। इसके बाद देखिए इसमें कोई यूनिट्स नहीं है। हम जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ यूनिट्स होती है। आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट को केजी में मेजर करते हैं। पर्सनालिटी के लिए हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं है। ऐसे ही आप देखिए पर्सनालिटी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसे मेजर करने चले तो हमारे पास ये कोई एब्सोल्यूट जीरो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीरो पर्सनालिटी के साथ बॉन्ड नहीं होता। ठीक है ना, कोई एक छोटा बच्चा भी जब पैदा हुआ है तो उसकी भी कुछ ना कुछ पर्सनालिटी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेट्स तो होंगे ही। तो किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है वो जीरो नहीं हो सकता, उसकी कुछ ना कुछ पर्सनालिटी जरूर होगी। तो एब्सोल्यूट जीरो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव व्यूज ऑफ अ पर्सन। अब जब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी सारी डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे हैं किसी की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए, तो यहां पर सब्जेक्टिव व्यूज का आना तो होगा ही। जब आपके पास कोई प्रॉपर टूल नहीं है, आपके पास कोई यूनिट्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट जीरो उस पर अवेलेबल नहीं है, अपने आप में पर्सनालिटी इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो उस पर्सन के अपने व्यूज जो हैं, अपनी उसकी विचारधारा उसके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि पर्सनालिटी को मेजर नहीं किया जाता, उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जब आप पर्सनालिटी का आकलन करते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला आपका तरीका है सब्जेक्टिव मेथड्स, यानी कि व्यक्तिपरक तरीके। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड्स यानी वस्तुनिष्ठ तरीके,
और तीसरा है आपका प्रोजेक्टिव मेथड्स, यानी कि प्रक्षेपण विधियां। जिस पर्सन की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विषय। तो जो भी पर्सन सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को मेजर कर रहा है उसके अपने व्यूज जो है उसके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, वहां पे बायसनेस आ सकती है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड्स ये होते हैं कि जहां पर जो पर्सन सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को असेस कर रहा है उसकी बायस व्यूज जो है वो उसके जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये मेथड्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हैं, यहां पर बायसनेस का कोई सवाल नहीं उठता। और प्रोजेक्टिव मेथड्स वो होते हैं जहां पर हम डायरेक्टली पर्सनालिटी को असेस नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ इस तरीके की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जहां पर आंसर या रिप्लाईज करते वक्त सब्जेक्ट जो है अननोइंगली अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर देता है या प्रक्षेपित कर देता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव मेथड्स में आपके क्या आ जाएंगे? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, इंटरव्यू आ सकता है, साक्षात्कार, और तीसरा है आपका केस स्टडी। तो ये किसी इंडिविजुअल की हम केस स्टडी जब डिटेल में उसकी पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी समय तक एनालाइज करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आपके आ जाएंगे सिचुएशनल टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण, फिर आ जाएगा इन्वेंट्री, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनर जिसे प्रश्नावली भी कहते हैं, और लास्ट आ जाएगा आपका रेटिंग स्केल। फिर है आपके प्रोजेक्टिव मेथड्स जिसमें आपकी आ जाएगी एसोसिएशन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक, ऑर्डरिंग टेक्निक, एक्सप्रेशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इनके स्पेसिफिक अलग अलग टेस्ट होते हैं। एसोसिएशन टेक्निक मतलब जब हम किसी चीज से दूसरी चीज को एसोसिएट जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। आपने कोई वर्ड बोला सब्जेक्ट के सामने, उस वर्ड को सुन के सब्जेक्ट के दिमाग में जो पहला शब्द आता है वो उसका रिप्लाई करता है, तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुए। इसी तरीके से कंप्लीशन टेक्निक, जैसे कि आपने कोई अधूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के सामने दिया और उस अधूरे सेंटेंस को आपने कंप्लीट करने को दे दिया सब्जेक्ट को, तो वहां पर सब्जेक्ट जब उस अधूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा तो वो अपनी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करेगा। अभी इन टेक्निक्स को हम और डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्टिव मेथड से। सब्जेक्टिव मेथड्स में देखिए, सबसे पहला है आपका ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में अवलोकन करना कहते हैं। तो अवलोकन में बेसिकली आप क्या करते हैं, जिसे भी सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को स्टडी करना है वो उसके बिहेवियर पैटर्न को, कि किस तरीके से एक व्यक्ति व्यवहार करता है एक्चुअल लाइफ में, ठीक है, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, उसको स्टडी करना होता है, उसका अवलोकन करना होता है या उसे ऑब्जर्व करना होता है। यह ऑब्जर्वेशन दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है जहां पर जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो अवलोकन करता है वो सब्जेक्ट से छुपता नहीं है, हाइड नहीं होता, वो उसके साथ ही उस सिचुएशन का पार्ट बन जाता है और अपने सब्जेक्ट के व्यवहार को या उसके बिहेवियर को वो स्टडी करता है। दूसरा तरीका यह है कि जहां पर जो ऑब्जर्वर है वो सब्जेक्ट के सामने नहीं आता, इनफैक्ट वो बस उसे दूर से, जहां पर उसकी जो प्रेजेंस है लीस्ट डिस्टर्बिंग हो, मतलब सब्जेक्ट को पता ना हो कि मुझे देखा जा रहा है, मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और बस ऑब्जर्वर जो है दूर से उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे कि वो किस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है और फिर अपना जजमेंट दे। ऑब्जर्वर इसमें टेप रिकॉर्डर, कैमरास वगैरह इन सब की भी हेल्प ले सकता है। जो एक पर्सन किसी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि ऑब्जर्वर बाद में भी उसको रिपीट करके देख सके, अपना जजमेंट बनाने में उसे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इस टेक्निक में रिलायबिलिटी लाने के लिए ये सिचुएशन बार बार रिपीट की जा सकती है। तो ये तो है आपकी ऑब्जर्वेशन टेक्निक, एंड ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन अपना जजमेंट दे रहा है तो उसके डिसीजंस उसके अपने बायसनेस से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब इंटरव्यू तो हम सब जानते हैं, आप सामने वाले से क्या करते हो, क्वेश्चंस करते हो। तो यहाँ पर किसी की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये इंटरव्यू जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चंस पूछता जाएगा अपने हिसाब से, मतलब जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट आंसर करता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसका जो रिप्लाई आया सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं या जैसा आपको फिट लग रहा है उस समय उस सिचुएशन में, उस हिसाब से आप इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं संरचित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस प्री डिसाइडेड होते हैं। पहले से ही जो इंटरव्यूअर है एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेता है कि उसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने।
इवन के जो क्वेश्चन का ऑर्डर होता है कभी कभी वो भी पूरा प्री डिसाइडेड होता है। इंटरव्यूअर को बिल्कुल क्लियर होता है अपने दिमाग में कि उसे कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो असेस करने, किन किन चीजों को देखना है सब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसी के हिसाब से प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार रखता है। बेसिकली ये तब यूज किया जाता है जब आपको बहुत सारे पर्सन्स को आप इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको एक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करना है उन पर्सन्स के बीच में, ठीक है। पर्सन 1 है, 2 है, 3 है, आप इनसे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हो और फिर आप इनके रिप्लाईज की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इनकी तुलना की जाएगी। अगर हम इंटरव्यू टेक्निक की डीमेरिट की बात करें या लिमिटेशंस की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ लेबर, टाइम एंड मनी। तो एक एक पर्सन को जाके इंटरव्यू करना, उससे सारे क्वेश्चंस पूछना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, मनी कंज्यूमिंग भी है, और इसके लिए जो व्यक्ति चाहिए वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। भाई इंटरव्यूअर अच्छा इंटरव्यूअर हो जो क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाए सब्जेक्ट से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है फ्री फील कर पाए इंटरव्यूअर से, अपनी बात कहने में हिचकना नहीं चाहिए। तो पहले एक इंटरव्यूअर जो है कॉन्फिडेंस में ले लेता है सब्जेक्ट को और उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो उसे सूटेबल आंसर्स मिल सके। हालांकि एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक जो आपकी क्वेश्चन आया इन्वेंटरी है उससे थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि क्वेश्चन आया इन्वेंटरी में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट अपने ट्रू आंसर्स नहीं लिखता, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस को सब्जेक्ट छोड़ भी दे। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जब आमने सामने आप एक व्यक्ति के बैठे हुए हैं तो इंटरव्यूअर पूरी कोशिश करता है कि आप हर क्वेश्चन को आंसर करें, वो आपसे किसी न किसी तरीके से आंसर निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स पर। ऑब्जेक्टिव मेथड जहां पर जो पर्सनालिटी को असेस कर रहा है उसकी पर्सनल ओपिनियंस उसके जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, बायसनेस यहां नहीं आ सकती। तो सबसे पहला है इसमें आपका सिचुएशनल टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं परिस्थिति परीक्षण। तो यहां पर क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट के सामने आर्टिफिशियली कोई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, यानी आप सब्जेक्ट को किसी ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे जहां पर आप उसका कोई स्पेसिफिक ट्रेट चेक करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर किसी पर्सन की ऑनेस्टी चेक करनी है कि वो कितना ईमानदार है, तो मैंने आर्टिफिशियली कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी। मान लो एक व्यक्ति यहां से जा रहा है, ये रोड है, और मैंने यहाँ पर एक कोई 500 रुपीज का 100 रुपीज का नोट यहाँ पे गिरा दिया और मैं कहीं पीछे से फिर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही हूं कि ये पर्सन जब यहां तक आएगा तो ये इस नोट को उठाएगा या नहीं उठाएगा, इससे मुझे इसकी ऑनेस्टी का पता चलेगा। तो यहां मैंने एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करी और इस सिचुएशन में मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम किसी की पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिपोर्ट मेजर। अब सेल्फ रिपोर्ट मेजर में ही आपके आते हैं क्वेश्चनायर एंड इन्वेंटरी। सेल्फ रिपोर्ट मेजर बेसिकली एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जहां पर एक पर्सन अपने आप से एक क्वेश्चनायर इन्वेंटरी को फिल करता है। तो यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का आपको पर्सनालिटी का असेसमेंट करना है, आप उसके सामने एक क्वेश्चनायर या इन्वेंटरी आप उसे देंगे और वो उन क्वेश्चंस के जो भी उसमें लिखे हुए हैं उनके आंसर्स करता है या उस इन्वेंटरी को फिल करता है। तो खुद सेल्फ रिपोर्ट कर रहा है वो अपने आंसर्स को, और उसके द्वारा हम उसकी पर्सनालिटी को असेस कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं किसी के पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए, वैल्यूज से जुड़े हुए, या फिर कुछ सिम्टम्स जो उनको फील हो रहे हो, या उनका जो व्यवहार है या उनके जो गुण हैं किस टाइप के हैं, किस टाइप के ट्रेट्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट खुद फिल करता है। तो देखिए किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चनायर की बात करते हैं। क्वेश्चनायर जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चनायर एक जनरल डिवाइस है जो कि किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर्सनालिटी ट्रेट से जुड़ी हुई, यानी कि जो व्यक्तित्व के गुण हैं उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे किस तरीके से रखे जाते हैं क्वेश्चनायर में, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डू यू ऑफन फील लोनली, क्या आप अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन दे दिए यस या नो, यानी सब्जेक्ट को इनमें से किसी एक पर टिक करना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा और आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे डू यू एंजॉय सीइंग अदर सक्सीड, क्या आप दूसरों को कामयाब होते हुए देखकर खुश होते हैं, यस या नो। या फिर डू यू लाफ एट अ जोक ऑन योर सेल्फ, क्या आपके ऊपर अगर कोई जोक बोला जाए तो आप उस पर हंसते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चनायर में। पर्सनालिटी इन्वेंटरी देखिए क्या होती है। पर्सनालिटी इन्वेंटरी भी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होते हैं जहां पर सब्जेक्ट को खुद से फिल करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चनायर पर्सनालिटी इन्वेंटरी में फर्क क्या है, क्वेश्चनायर एक जनरल डिवाइस है। यहाँ पर आप सिर्फ पर्सनालिटी ट्रेट्स ही नहीं, आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चनायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट
लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आपको किसी एरिया में प्रोजेक्ट जो है अप्लाई करना है, आपने वहां के लोगों से कोई क्वेश्चन आया भरवा लिया कि भाई अगर यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो आप जनरली लोगों की राय इस प्रोजेक्ट के बारे में या ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कितना सक्सेसफुल होगा उसके बारे में ये राय लेना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार किया, आप इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेंट्री की जब बात आ रही है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री स्पेसिफिकली पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ही यूज होती है, पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ही यूज होती है। ये एक स्पेसिफिक डिवाइस है, ठीक है। तो विशेष रूप से जब व्यक्तित्व का आकलन करना होता है तब हम पर्सनालिटी इन्वेंट्री यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन आयर में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेकंड पर्सन में होते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन में। डू यू फील लोनली, ठीक है, हम यहां पर डू यू फील लोनली बोल रहे हैं, क्या आपको अकेलापन महसूस होता है। लेकिन पर्सनालिटी इन्वेंटरी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, इसी क्वेश्चन को फर्स्ट पर्सन में कैसे लेंगे, आई ऑफन फील लोनली, यस या नो। तो यहां पर आपका सेकंड पर्सन यूज हो रहा है, यहां पर आपका फर्स्ट पर्सन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल्स, पॉपुलर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पर्सनालिटी इन्वेंटरी के क्या है। जैसे कि आपकी मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानी जाती है। किसने डेवलप करी है, हैथवे एंड मैककिनले ने। इसके अलावा आइजेंक की पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और एक और फेमस आपकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी है 16 पर्सनालिटी फैक्टर इन्वेंटरी, जिसे 16 PF इन्वेंटरी भी कहते हैं। किसने बनाई, कैटल, ठीक है, कैटल के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन है पर्सनालिटी इन्वेंटरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें ये आ सकता है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते कभी कभी सब्जेक्ट से। भाई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है कि जिन क्वेश्चंस को वो छोड़ना चाहता है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। फिर सेकेंड है कि जो सब्जेक्ट है वो हो सकता है अपनी रियल पर्सनालिटी छुपा ले, और जो उसके हिसाब से लगता है कि भाई ज्यादा सोशली एक्सेप्टेबल है वैसा आंसर वहां पे प्रोवाइड करे, तो अपनी रियल पर्सनालिटी वहां पे वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर उसे पता भी है कि भाई वो इस चीज में गलत सोच रखता है तो वहां पर वो रिवील नहीं करेगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस पर्सन को खुद ही ना पता हो कि उसकी ट्रू करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ठीक है, अपने ही पर्सनालिटी ट्रेट से वो अनअवेयर हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इंटरव्यू इस केस में थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है आपका रेटिंग स्केल। अब बेसिकली रेटिंग स्केल क्या है कि आप दूसरों के ओपिनियन में किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक में कहां खड़े होते हैं। किसी विशेष गुण के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरों की राय में आप एक स्केल पर कहां खड़े हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरों के ओपिनियन में एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक में कहां स्टैंड करता है, वो होते हैं आपका रेटिंग स्केल। तो यहां पर क्या है कि अगर हम किसी पर्सन या सब्जेक्ट की बात करें जिसके बारे में हमें चेक करना है कि इसका एक पर्टिकुलर ट्रेट कैसा है, तो यहां पर अगर आपके 3 जजेस बैठे हुए तो ये तीनों क्या करेंगे, रेटिंग स्केल पे आपको मेजर करेंगे। अब रेटिंग स्केल आपके कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे 3 पॉइंट स्केल होता है 1 to 3, 5 पॉइंट स्केल होता है 1 to 5 एंड 7 पॉइंट स्केल होता है 1 से लेकर 7 तक। जैसे एक स्केल का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 3 पॉइंट स्केल अगर मैं बात करूं तो 3 पॉइंट स्केल में आपका क्या हो जाएगा, यहां मैंने ले लिया गुड, यहां मैंने ले लिया एवरेज और यहां मैंने ले लिया पुअर। ये 3 पॉइंट स्केल हो गया। ऐसी 7 पॉइंट स्केल भी ले सकते हैं। 7 पॉइंट स्केल में आपके आ सकते हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, वेरी पुअर। तो यहां पर मैंने 7 कैटेगरीज डाल दी तो वो 7 पॉइंट स्केल हो गया। ऐसी 5 कैटेगरीज डाल दूंगी तो 5 पॉइंट स्केल हो जाएगा। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 3 यहां पर अगर मैं यहां देखूं तो अगर मुझे ए के बारे में बात करनी है कि वो गुड है, एवरेज है, पुअर है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो वो कहां पर स्टैंड करता है ये जजेस डिसाइड करेंगे। तो इनके ओपिनियन में ये सब्जेक्ट इस स्केल पर कहां पर स्टैंड करेगा, यही आपका रेटिंग स्केल का मेथड है। तो ये रेटिंग स्केल का जो मेथड है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो रेटर्स होते हैं वो अपने जजमेंट में थोड़े बायसनेस दिखा सकते हैं डिफरेंट ट्रेट्स को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हो। जैसे हम कह दें कि किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पसंद है, ठीक है, हो सकता है ये ए जो है काफी बातें कर रहा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत एक्सट्रोवर्ट है। अब फर्स्ट वाले जज को ये चीज पसंद आ रही है लेकिन बाकी दोनों जजेस को ये पसंद नहीं आ रहा, तो ये अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको जज करेंगे। जिसे पसंद आ रहा है वो इसे गुड ही कहेगा, लेकिन जिसे पसंद नहीं आ रहा है वो इसको क्या करेगा, वो इसको एवरेज या पुअर की कैटेगरी में रख सकता है। तो पर्सनल बायसनेस जो है यहां पर आ सकती है, या पर्सनली आप जिस कैरेक्टरिस्टिक के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो वो आपके डिसीजन को या आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज्यादा। इसे कहते हैं हैलो इफेक्ट, ठीक है। इस
जो पर्सनल बायसनेस जो आपकी जजमेंट में आ रही है या आपके जजमेंट को जो इन्फ्लुएंस कर रही है, इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं प्रभामंडल प्रभाव, ठीक है, प्रभामंडल प्रभाव कहते हैं इसे हिंदी में। सेकंड, रेटर्स की टेंडेंसी होती है इंडिविजुअल्स को या तो वो क्या करते हैं मिडिल में प्लेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या करेंगे मिडिल को छोड़ के एक्सट्रीम में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है भाई कुछ जजेस ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास नहीं जाते, वो हमेशा बीच के मार्क्स देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बीच के पोजीशन पे रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई जज ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच वाली चीज को अवॉइड करते हैं और वो सोचते हैं या तो मैं किसी को एकदम पुअर कहूंगा या मैं किसी को एकदम गुड कहूंगा। तो यहाँ पर ये दो टाइप के बायसनेस आ सकते हैं, मिडिल कैटेगरी बायसनेस आ सकती है, मध्य श्रेणी पक्षपात, या फिर आपकी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस आ सकती है, चरम प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह। तो ये दो लिमिटेशंस हैं रेटिंग स्केल की। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोजेक्टिव मेथड्स पर, प्रक्षेपण विधियां। तो प्रक्षेपण विधियों के बारे में हमने बात की कि ये ऐसी टेक्निक्स हैं जहां पर इनडायरेक्टली जो है एक सब्जेक्ट अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर देता है। तो ये एक्चुअली इस बिलीफ पर बनाई गई है कि जब आप एक सब्जेक्ट के सामने, ठीक है, जब आप एक सब्जेक्ट के सामने कुछ अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई रख दीजिए, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई का मतलब क्या है, मतलब हमने उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन दी या कुछ ऐसा उद्दीपन दिया जिसके प्रति उसको रिस्पॉन्ड करना है इस पे, या फिर उसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर जब एक सब्जेक्ट रिएक्ट करता है या इस पर अपना रिस्पॉन्स देता है तो वो अननोइंगली अपनी पर्सनल फीलिंग्स, डिजायर्स, नीड्स को प्रोजेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके अंदर जो उसके मन में दबी हुई भावनाएं होती हैं, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसकी जो जरूरतें होती हैं, वो उसके रिस्पॉन्स में झलकती हैं, प्रक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। पहला है कि जो स्टिमुलाई हम सब्जेक्ट के सामने लाते हैं या उसके सामने प्रेजेंट करते हैं वो फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कुछ मीनिंग हो, ठीक है, वो पुअरली डिफाइंड होने चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, और एक्चुअली सब्जेक्ट उन्हें अपने हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर करके बताएगा, और जिस हिसाब से सब्जेक्ट उसे स्ट्रक्चर करता है उसी के दौरान वो अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करता है। सेकेंड है, पर्सन बीइंग असेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली जो पूरी टेक्निक है ये क्लियरली पूरी पर्सन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम इससे आपकी किस गुण का पता लगा रहे हैं, किस पर्सनालिटी को पता लगा रहे हैं। इसमें कोई राइट या रॉन्ग रिस्पॉन्सेज भी नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट यही है कि पर्सन को बताने, ये नहीं कहना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है, और बेसिकली यहाँ पे होता भी नहीं है, कोई आंसर रॉन्ग नहीं होता। हर आंसर का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन होता है। ओवरऑल जब पूरा इंटरप्रिटेशन हो जाता है तब हम उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ईच रिस्पॉन्स इज कंसीडर्ड टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। जो भी रिस्पॉन्स सब्जेक्ट दे रहा है वो उसकी पर्सनालिटी या उसके व्यक्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि कोई भी आंसर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई राइट आंसर या कोई रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे हर आंसर जो है उसकी पर्सनालिटी को ही प्रोजेक्ट कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी के किसी ना किसी एस्पेक्ट को बता रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंथी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। तो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है कि किस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले उसकी स्कोरिंग कैसे की जाएगी, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे, यानी उसका मीनिंग कैसे निकाला जाएगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ना एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है, ठीक है। इनके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, वही इन टेस्ट को करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन भी एक्सपर्ट्स द्वारा ही किया जाता है। चलिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते भी हैं। आपके जो पेडागोजिकल सेक्शन आता है, आपके जितने भी टीईटी एग्जाम्स हैं या टीजीटी पीजीटी लेवल के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला है वो है रोशाज का इंक ब्लॉट टेस्ट, हिंदी में कहते हैं स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, रोशाज का स्याही धब्बा परीक्षण। तो दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम याद होना चाहिए, हरमन रोशाज, ठीक है। रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रोशाज के द्वारा दिया गया है। टोटल यहाँ पर 10 इंक ब्लॉट्स हैं, ठीक है, स्याही के धब्बे कार्ड्स के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, 2 जो हैं उसमें थोड़ी रेड इंक भी है, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं उसमें पेस्टल कलर्स है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 5 जो है आपके ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये इसके अलावा ये 2 में आपको देखिए थोड़ी रेडिंग देखने को मिलेगी, और बाकी के 3 जो है ये आपको पेस्टल कलर्स में देखने को मिलेंगे। तो ये है रोशाज के इंक ब्लॉट टेस्ट के कार्ड्स, टोटल 10 कार्ड्स हैं। अब इन कार्ड्स को 2 फेजेस में किसी सब्जेक्ट के सामने या इंडिविजुअल के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है।
एक एक करके कार्ड्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले एक कार्ड दिखाया गया, उस पे जो भी इंक ब्लॉट है उसके बारे में जो इंडिविजुअल है वो बताता है उसे उसमें क्या नजर आ रहा है, कोई ह्यूमन फिगर दिख रही है, कोई एनिमल फिगर दिख रही है, या क्या करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट उसमें दिख रहा है उसको, तो सब्जेक्ट पूरा इसे बताता है। और इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, वो कितना भी टाइम ले सकता है, कार्ड को किसी भी तरह से घुमा सकता है, कैसे भी देख सकता है, और वो उस पे पर्टिकुलर कार्ड पे एक एक करके रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, टोटल 10 कार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं। तो पहले फेज में जब किए जाते हैं तो पहला फेज आपका कहलाता है परफॉर्मेंस प्रॉपर। ठीक है, प्रदर्शन उचित कहा जाता है इसे। यहाँ आप एक एक करके कार्ड पे दिखा के पूछेंगे कि उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। फिर सेकेंड फेज जो है वो इंक्वायरी फेज होता है, जिसे पूछताछ कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर आप दोबारा से उस कार्ड के बारे में पूछेंगे कि जो भी उसने पहले आंसर किया था उस रिस्पॉन्स की वजह क्या है, सब्जेक्ट ने वो रिस्पॉन्स क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, उसका आधार क्या है, उसे किस तरीके से जो भी चीज उसमें नजर आ रही है वो किस बेसिस पे कह रहा है। और फाइनली फिर जजमेंट दिया जाता है सब्जेक्ट के सारे रिस्पॉन्सेस को देखकर। एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। नेक्स्ट है आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था? मॉर्गन और मूरे ने दिया था। तो साइकोलॉजिस्ट के नाम याद होने चाहिए। मॉर्गन और मूरे का दिया हुआ है टेट, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट में टोटल 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स हैं। तो आपकी जो 30 कार्ड्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स इस पे बनी हुई हैं, ह्यूमन फिगर्स बनी हुई है, कुछ सिचुएशंस दिखा रखी हैं इसमें। 10 कार्ड जो है इनमें से वो मेल्स के लिए होते हैं, 10 कार्ड जो है वो फीमेल्स के लिए होते हैं, और 10 कार्ड जो है वो कॉमन होते हैं दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों, बोथ सेक्सेस के लिए। और एक सब्जेक्ट को आप कितने कार्ड्स पे दिखाने होते हैं? आपको 20 कार्ड्स। ठीक है, 10 कार्ड, मान लीजिए आप किसी मेल पर्सन को दिखा रहे हैं तो 10 कार्ड्स आप वो दिखाएंगे जो टोटली मेल के लिए बने हुए हैं, और 10 कार्ड्स वो दिखाएंगे जो बोथ द सेक्सेस के लिए। फिर 20 कार्ड जो है एप्रोप्रिएट रहते हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए। एक एक करके कार्ड को प्रेजेंट किया जाता है एट अ टाइम, और फिर सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि उसे उस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, जो सिचुएशन दिख रही है वो क्या है। ठीक है, कोई स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है उसे, क्या इसमें दिखाई दे रहा है, सिचुएशन जो इसमें दिखाई दे रही है, जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, इससे पहले क्या हुआ होगा, व्हाट लेड अप टू दिस सिचुएशन, किस तरीके से इस सिचुएशन तक पहुंचे होंगे, इस समय इस मोमेंट में क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है इस कार्ड में, या फिर आगे भविष्य में क्या होगा। इन कैरेक्टर्स को जो शो किया जा रहा है यहाँ कार्ड में, वो इस समय क्या सोच रहे होंगे या क्या फील कर रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन कार्ड्स को दिखाकर। और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है स्कोरिंग के लिए। ठीक है, कि किस तरीके से आप उस कार्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके लिए एक पूरा स्टैंडर्ड, एक मानक तय होता है कि जैसा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसके बेसिस पे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन करता जाता है, और फिर इसके बाद उसको एनालाइज करा जाता है। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं टेट टेस्ट से रिलेटेड। देखिए, ये एक कार्ड है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट का। यहाँ ह्यूमन फिगर्स दिखा रखी हैं, सिचुएशन पूछ ली जाएगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या ये व्यक्ति सोच रहा है, ये सिचुएशन से पहले क्या हो रहा होगा या भविष्य में क्या होगा। ऐसे ये एक और कार्ड है। ये टैग टेस्ट के जो कार्ड्स दिखाए जाते हैं उसमें एक फिक्स टाइम दिया जाता है। तो टाइम क्योंकि फिक्स होता है, उस फिक्स टाइम पीरियड में ही रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, तो सोचने का समय नहीं है। तो स्टोरी जो भी बनाएगा सब्जेक्ट, वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को के हिसाब से ही बनाएगा। जो कुछ अपनी लाइफ में से फेस किया होगा अपनी लाइफ की सिचुएशन में, वही उसी से रिलेटेड स्टोरीज वो बनाएगा, और इसीलिए वो अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर देता है इन रिस्पॉन्सेज को बताते वक्त। ठीक है, तो हम रोसास के इंग्लॉट टेस्ट में देख रहे थे, वहां टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट दी जाती है जिसमें आपको उस कार्ड को डिस्क्राइब करना होता है। फिर देखिए चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट, कैट कहते हैं इसे। तो आपका जो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो टैट है, ये बड़े लोगों के लिए तो सही था, एडोलेसेंट बच्चों के लिए या फिर अडल्ट के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए फिर एक अलग तरह का टेस्ट बनाया गया जो है चिल्ड्रंस ए परसेप्शन टेस्ट कैट। किसने बनाया था? डॉक्टर लियोपोल्ड विलक ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो 3 to 10 years ऑफ एज के बच्चों के लिए है। 3 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। इस टेस्ट में भी 10 कार्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड में पिक्चर्स होती हैं वो एनिमल्स की होती हैं। यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स नहीं ली जाती। ठीक है, इंसानों की पिक्चर्स नहीं है, जानवरों की पिक्चर्स हैं, क्योंकि ऐसा समझा गया बच्चे जो होते हैं वो एनिमल फिगर्स से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बजाय ह्यूमन कैरेक्टर्स के।
इसीलिए हम कार्टून्स वगैरह में भी देखते हैं ना, ज्यादातर एनिमल कैरेक्टर्स लिए हुए होते हैं। यहां पर भी यही सोचा गया कि अगर कैट टेस्ट में एनिमल फिगर्स ली जाएंगी तो वो ज्यादा बच्चे रिलेट कर पाएंगे उससे। और जो 10 के 10 कार्ड्स होते हैं वो बोथ द सेक्सेस के लिए होते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये देखिए, ये कार्ड है कैट का एग्जाम्पल। ऐसे ही ये एक दूसरा कार्ड है, ये भी आपका कैट टेस्ट का एक कार्ड है। और नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में देखिए, यहां पर बेसिकली सब्जेक्ट के सामने बहुत सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस रखे जाते हैं जिनका स्टार्टिंग पार्ट दे दिया जाता है और इसके बाद जो इसकी एंडिंग होती है वो सब्जेक्ट को खुद करनी होती है। और जिस टाइप की एंडिंग किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट देता है वो उसके अपने एटीट्यूड, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाता है। मतलब उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है किसी सिचुएशन को लेकर, किस तरीके से वो मोटिवेटेड है, क्या उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही है, वो सब जो है सेंटेंस कंप्लीशन के बाद दिख जाती है। तो जैसे माय फादर, इसके आगे डैश छोड़ दिया, अब यहां पर सब्जेक्ट खुद फिल करेगा। माय ग्रेटेस्ट फियर इज यहां पर। तो ये जैसे जैसे सेंटेंसेस कंप्लीट करेगा सब्जेक्ट, वहां पर वो अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड्स को और अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करेगा। इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की भी हम बात कर चुके हैं कि एसोसिएशन टेक्निक का एक एग्जाम्पल है, आपने एक वर्ड बोला, सब्जेक्ट उससे रिलेटेड जो भी उसके दिमाग में पहला वर्ड आता है वो बोलेगा, तो उससे भी एक पर्सन की पर्सनालिटी रिवील होती है कि किस तरीके से वो सोचता है, ठीक है, कैसा उसका एटीट्यूड है, वो सब उसमें दिखाई देता है। तो ये है पर्सनालिटी टेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये यूजफुल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।